नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर आपने भी साइंस से 12th पास करी है, यानी कि साइंस स्ट्रीम से, चाहे वह पीसीबी हो, पीसीएम हो या फिर एग्रीकल्चर से ही, तो अगर आपका भी सपना है बीएससी एग्रीकल्चर करना, लेकिन आप कन्फ्यूज हो कि कौन सा एग्जाम हमें देना चाहिए, किस एंट्रेंस एग्जाम देकर के कौन सा कॉलेज आप मनचाहा पा सकते हैं, आईसीआर देना है, सीयूईटी देना है, सीट देना है, कौन सा एग्जाम देना है, किसमें कितनी सीट्स होती है, सब कुछ जो है वो क्लियर होने वाला है। और मेक श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, इसके बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं, कौन-कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर के आप कौन-सा कॉलेज पा सकते हैं, किसमें कितनी सीट्स होती हैं, ऑल ओवर इंडिया में कितनी सीट्स है, क्या है सिलेबस, सब कुछ जो है वो हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर एक पूरी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो कि एक सिंपल ग्रेजुएशन बिल्कुल नहीं है। ये आईसीएआर के रेगुलेटेड प्रोफेशनल एग्रीकल्चर डिग्री है, यानी कि आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर ये आता है। इसके अंदर कई टाइप के कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, चाहे एग्रोनॉमी हो गया, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, फार्म मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, काफी तरह के इसमें सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन 74 सब्जेक्ट्स जो है उसको आपको पढ़ने होंगे 4 साल में। और लास्ट ईयर में बता देता हूं आपको, इसमें राबे होता है। ठीक है, राबे यानी कि रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, ये आपको 7 सेमेस्टर में पढ़ना होता है, जिसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, फार्मर से मिलना पड़ता है, आपको एक एक चीज बताया जाता है, कैसे आप प्लानिंग करते हैं, कैसे आप फार्मर को आप कैसे आप अवेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, कैसे आप कम जगह में ज्यादा पैदावार कर सकते हैं, इन चीजों पे बात होती है अल्टीमेटली। ठीक है, और लास्ट ईयर का जो 8 सेमेस्टर होता है, लास्ट ईयर में मतलब सबसे लास्ट वाला जो सेमेस्टर होता है, उसमें आपको प्रोजेक्ट सबमिशन वगैरह होता है, आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप क्या कर सकते हैं और क्यों आप एग्रीकल्चर चूज करेंगे। सबसे पहला जो है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर में जाने का मौका मिलता है। चाहे आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, एओ, एफसीआई में जा सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड बैंक में जा सकते हैं, आईबीपीएस, एएफओ वगैरह आप कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में बात कर लेते हैं, तो आप सीड एंड फर्टिलाइजर कंपनीज में आप जा सकते हैं, एग्री स्टार्टअप्स में भी आप इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड साइंस के लिए बेस्ड है, इसमें आप आईसीआर जीआरएफ दे सकते हैं, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या फिर आप साइंटिस्ट के पोजीशंस पे भी आप जा सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा आप टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है वो बेनिफिट है एग्रीकल्चर करने के। कई सारे जो है इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, डेडिकेटेड वीडियोस मैं बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आप आफ्टर बीएससी आप क्या क्या कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि पाथवे जो है एडमिशन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्लास 12 पास करते हैं, यानी क्लास 12 का आप स्टूडेंट है, तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। यहाँ पे आपका नेशनल रूट जो है आईसीआर की तरफ जाता है। एक आपको स्टेट जो कि है रूट दिखने को मिल रहा होगा, ये येलो कलर का, ये इसमें स्टेट वाइज दिख रहा है आपको। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो आपका लास्ट ऑप्शन होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं नेशनल रूट के बारे में, जो कि आईसीआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसमें आपको 15% जो है वो कोटा होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वाया सीयूईटी। पहले एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती थी आईसीआर खुद, अब सीयूईटी के अंदर ये आ गया है। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट के लिए आप ये आईसीआर एग्जाम होता है, सभी मतलब किसी भी स्टेट से हो वो आईसीआर एग्जाम दे सकते हैं। अब जान लेते हैं स्टेट एग्जाम के बारे में। स्टेट एग्जाम का कोटा 85% होता है। वाया स्टूडेंट आप सेट एग्जाम दे सकते हैं, बीसीसी अगर आप बिहार से हैं तो दे सकते हैं, यूपी सेट अगर आप यूपी के नागरिक है तो दे सकते हैं। एडीसी रिजर्व कैटेगरी वाले को अलग अलग छूट मिलती है, अगर जिस स्टेट से है उनको थोड़ा सा छूट दिया जाता है। वही प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इसमें आप डायरेक्ट 12th के मार्क्स बेसिस पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वही हम बात कर लेते हैं नेशनल रूट की। तो आईसीआर कोटा के भैया आप सीयूटी जो यूजी एग्जाम देते हैं, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे कि कुछ आपको यूनिवर्सिटीज के जो है वो टॉप टारगेटेड यूनिवर्सिटीज जो आप देखेंगे, वो है आईएआरआई, बीएचयू, जीबी पंत, पीएयू। ठीक है, इसके अलावा है बीएयू, और एक हमारा आईसीएआर का जो है हमारा जो मेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो आपका टॉप पे आता है, उस पे भी आप एडमिशन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम बॉडी की बात कर लेते हैं, जो है कि एनटी है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट वगैरह का एग्जाम कराती है। ठीक है, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट बिहार से है
तो भी वो पंजाब, कर्नाटका और यूपी का एग्ज़ाम दे सकता है, वहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। रूल की बात कर लेते हैं, 15% सीट्स जो है वो एवरी एग्री यूनिवर्सिटी में रिजर्व होती है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है? जान लेते हैं फोकस आप स्टेट एग्जाम पे कर सकते हैं। अगर आप बिहार के डोमिसाइल मतलब बिहार स्टेट के आप अगर आप निवासी हैं, वहाँ के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है तो मोस्टली आप 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि टॉप यूनिवर्सिटी में से माना जाता है, ठीक है? इसमें आपको 120 सीट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? सेकंड जो है हमारा बिहार और मतलब बिहार एग्रीकल्चर सबौर वाला जो यूनिवर्सिटी है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपको स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है जिसमें 220 सीट अवेलेबल है। यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हम जान लेते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश में भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाले तो कर ही सकते हैं। इसमें आपको कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी पहला है जो है सीएसई यूनिवर्सिटी, दूसरा है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका आता है नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी और बंदा यूनिवर्सिटी। ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं इन सभी पे। अप्रॉक्स सीट की बात कर लेते हैं, 1000 से लेके 1200 सीट्स जो है इन सभी में मिला करके है। अब जान लेते हैं हम राजस्थान के बारे में। राजस्थान के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ध्यान देंगे कुछ कॉलेजेस पे जैसे कि है यहाँ पे स्वामी केशवानंदन राजस्थान, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा SKRAU में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? टोटल कैपेसिटी जो है 800 प्लस सीट्स इसमें है। अब जान लेते हैं हम सेंट्रल इंडिया के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश पे हम चलते हैं। मध्य प्रदेश में आपको जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, JNKVB नाम करके, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 1200 प्लस सीट्स जो है उसमें अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी जो है IGKB है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 500 तकरीबन इसमें सीट्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं पंजाब और हरियाणा के बारे में, ठीक है? पहला पंजाब का जो एग्ज़ाम है, वो पंजाब सीट का एग्ज़ाम होता है। यूनिवर्सिटी जो है आप देख सकते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हाइली रेपुटेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटस जो है टॉप रैंक पे आता है इस रिसर्च के मामले में, ठीक है? सीट जो है तकरीबन आपको 600 प्लस है, मतलब एप्रॉक्स 90 ICR सीट्स इसमें अवेलेबल होता है, 600 प्लस। उसके अलावा मतलब 690 सीट्स ले सकते हैं, ठीक है? हरियाणा के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें है CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HAU में आप जा सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इसमें सीट्स तकरीबन 500 प्लस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं थोड़ा-सा। कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। एग्ज़ाम जो है KCET के अंदर आती है। यूनिवर्सिटी है UAS बैंगलोर, इसमें आपको 800 प्लस सीट्स जो है वो अवेलेबल होता है। सभी यूनिवर्सिटी के बारे में सभी को पता नहीं होता है, जिनको अगर आप जिस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो ऑटो सबटाइटल्स का ऑप्शन दिया गया है, ऑटो डबिंग का ऑप्शन दिया गया है। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है? अगर आप केरला से बिलॉन्ग करते हैं तो आप KEAM यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे सकते हैं जो कि है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें 400 प्लस सीट्स जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पहले अवेलेबिलिटी सीट्स के बारे में। इससे पहले हम ये बता दूं आपको कि जो भी आप इस सीट से बिलॉन्ग करते हैं, जहां भी आप एग्जाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हालांकि जिस स्टूडेंट का जो नागरिक होता है उनको थोड़ा सा कोटा दिया जाता है, मतलब ज्यादा जो है प्रेफरेंस दिया जाता है रेदर देन दूसरे स्टेट के। अब हम जाते हैं सीट अवेलेबिलिटी के बारे में, ठीक है? यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा आईसीआर जो कोटा है वो 15% है, जो कि मैंने पहले बताया था, जो कि CUT एग्जाम के थ्रू आप दे सकते हैं। स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं, 85% है वह स्टेट एग्जाम, ठीक है? स्टेट का जो अपना एग्जाम होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया BCEC करके जो एग्जाम होता है, इससे हर स्टेट का अलग अलग नाम से एग्जाम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन जो है वो 40,000 प्लस टोटल एग्रीकल्चर सीट्स है अक्रॉस इंडिया, ठीक है? पूरे इंडिया भर में 40,000 प्लस सीट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस को लेकर के। अब हम जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और कौन लोग एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है? तो अगर आपने क्लास 12 जो है वो अगर आपने पास किया है PCMB से एग्रीकल्चर से पास किया है, यहाँ पे मैं आपको एक करेक्शन करना चाहता हूँ चीजों में कि आपको इंटरनेट पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मैथ से स्टूडेंट है तो भी आप एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। एक माइनर चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, इन फ्यूचर के लिए आपको काम आएगा, ठीक है? मैं भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, मास्टर्स किया है। तो अगर आप BSc एग्रीकल्चर में जाते हैं, अगर आपका PCM है यानी कि मैथ्स है 12th में, तो आपको
बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा 3 सेमेस्टर में, मतलब 3 सब्जेक्ट्स होंगे टोटल। अगर आपने बायोलॉजी करा है तो 3 सब्जेक्ट्स वहाँ पे मैथ्स पढ़ाए जाएँगे। तो यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, जिन्होंने पहले बायोलॉजी लिया है उनको मैथ्स पढ़ना होगा, जिन्होंने मैथ्स लिया है उनको बायोलॉजी पढ़ना होगा, ठीक है? ऐसे हो जाता है। अब जान लेते हैं मिनिमम मार्क्स जो है वो 15% मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, 40 टू 45% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ठीक है? एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिट जो है मिनिमम 16 ईयर जो है वो होना चाहिए। ठीक है? अलग-अलग स्टेट के बारे में एज लिमिट जो है मिनिमम मैंने बता दिया है, मैक्सिमम अलग-अलग वैरी करता है। एग्जाम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अटेम्प्ट जो है वो डोमेन सब्जेक्ट से ही होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर इन द एंट्रेंस टेस्ट में आपको पूछे जाएंगे। एग्जाम का ये सब्जेक्ट्स है, जो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फर्दर मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सा मतलब बुक से कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है? तो कमेंट जरूर करें अगर आपको चाहिए तो। अब हम जान लेते हैं सिलेबस और वीटीज के बारे में, ठीक है? सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। एग्रीकल्चर जनरल अवेयरनेस जो है वो 10% पूछा जाता है, ठीक है? बायोलॉजी जो है वो 40% पूछा जाता है, प्राइमरी फोकस जो है वो बायोलॉजी को दिया गया है। उसके अलावा केमिस्ट्री है 25%, इसमें भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स के है 25% जो है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स को परस्यू किए हैं। जैसे कि मेरा 12th जो था वो एग्रीकल्चर से था, तो मेरा फिजिक्स नहीं था, ठीक है? तो मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं था, तो मतलब फिजिक्स भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आए थे, ठीक है? उस हिसाब से आपको देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। गोल्डन रूल जो मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी का जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एनसीईआरटी का जो बुक होता है 11th 12th का, आपको अच्छे से उसको पढ़ लेना है लाइन बाय लाइन, ठीक है? अब हम जान लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स को। थोड़ा सा सीट के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि किसके लिए कितना सीट है, ठीक है? सबसे पहले हम जान लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए, जिनके पास 16% सीट जो है। ईबीसी के लिए है वो 18% है, बीसी के लिए है 12% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व है, और जनरल के लिए तो बैलेंस है, ठीक है? और यहाँ पे हम एसटी की बात कर लेते हैं, जो कि 1% जो है वो यहाँ पे सीट रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं आईसीआर का। तो आईसीआर का 15% कोटा जो है वो अलग से कैलकुलेट होता है, सेपरेट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं एडमिशन टाइमलाइन के बारे में। वहां पे आप कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, कब कब फॉर्म आती है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी से मार्च में जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं मैक्सिमम कॉलेजेस और एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है वो मेनली यही टाइम होता है, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मई एंट्रेंस एग्जाम जो है शुरुआत होती है मई से, कुछ मई में होता है, कुछ जून में होता है, ऐसे करके, ठीक है? जून में रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद जुलाई से अगस्त काउंसलिंग राउंड होता है, मतलब कि किसको कौन सा सीट अलॉट हुआ, किसको कौन सा कॉलेज मिला, एज पर द मेरिट लिस्ट, ठीक है? रैंक के हिसाब से। सितंबर में जो है एकेडमिक सेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। सितंबर से आप इन्वॉल्व होने लगते हैं, कॉलेज में जाने लगते हैं, क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉलेजेस चूज किया है। अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो वो सितंबर से पहले भी ये स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि सितंबर से रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। जान लेते हैं सेफ प्ले के बारे में, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? आपको एक एग्जाम पे डट के नहीं रहना है, आपको अलग-अलग एग्जाम जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है? कहीं पे जहाँ पे आपको अच्छा कॉलेज मिले वहाँ पे आप एग्जाम के लिए दे सकते हैं, एग्जाम देंगे। अगर आपको कोई मनचाहा कॉलेज मिल जाता है तो वो अलग बात है, नहीं है तो प्लीज एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करें। अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम दें, सारे एंट्रेंस एग्जाम में आप एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। सभी का अलग-अलग कोटा होता है अपना। इसमें बेनिफिट ये है कि सिलेबस जो है एज इट इज सेम ही है, कुछ-कुछ जो है थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग स्टेट वालों के लिए अलग-अलग जो है वो चेंजेस करते हैं, थोड़ा-थोड़ा वैरी होता है। अप्लाई करने के लिए सीयूटी का जो है वो नेशनल लेवल जो है वो सेफ्टी नेट के थ्रू, मतलब जो ये एग्जाम होता है वो दिया जाता है, ठीक है? होम स्टेट के लिए जो है आप डोमिसाइल एक बेनिफिट आपका हो सकता है, मतलब आप मान लीजिए कि आप यूपी से हैं, बिहार का एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो बिहार वाला को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। जो यूपी वाले हैं उनको एज ए जनरल बिहेव किया जाएगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है? आप नाइवर जो है वो स्टेट वालों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप हिंदी बोलते हो, अगर आप साउथ का अप्लाई करना चाहते हो, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा इशू फेस करना हो। और लैंग्वेज में बैरियर नहीं है, लैंग्वेज मतलब आपको इंग्लिश में ही पेपर मिलेंगे, ठीक है? लैंग्वेज में बैरियर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिहार से हो तो यूपी स्टूडेंट वाले फॉर्म भर सकते हैं, यूपी वाले हैं तो बिहार से, वेस्ट बंगाल के आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है
कि अगर मान लो कि आपने इसका फॉर्म भरा है, क्या टीएनएयू का फॉर्म भरा है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है, तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, मतलब आप लोग रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, जेड क्रॉप्स के बारे में पूछे जाएंगे, सीजन के बारे में पूछे जाएंगे, आपको मान लो कि सीड रेट पूछ रहा है, तो वो वहां के हिसाब से पूछेंगे। अगर आपने बिहार का सीड रेट पढ़ा है किसी चीज का, तो वहां चेंज हो जाएगा। वहां का कोई आपने कोई क्रॉप्स पढ़ा है तो यहाँ का चेंज हो जाएगा। तो दो चीजें जो है बस ध्यान में रख के आपको फॉर्म फिल करना है, लेकिन फिल जरूर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं काउंसलिंग राउंड के बारे में, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। तो जो है 10 प्लस 12 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, सभी के पास होना ही चाहिए, होगा ही। पासपोर्ट साइज फोटोज जो है वो मैंडेटरी है। हालांकि पहले जो है वो फोटोज ही लगता था, अब लाइव फोटोज भी लगते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, मतलब कैसे आप किस चीज पे फोकस करेंगे, कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे उसके ऊपर। हालांकि इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो लाएंगे, कमेंट करें अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, ब्रेक डाउन चाहिए, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, सो ठीक है। मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। आपको फोकस जो है मेनली एनसीईआरटी के सिलेबस पे ही करना है, ठीक है। साइड बुक आप ले सकते हैं आईसीआर एआई ट्रिपल ई का, मैं बुक के बारे में भी बता दूंगा, या इस पे आप लिंक लगा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस जो है आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी कि पीवाई क्यू जो है वो जरूर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट देते रहे, ठीक है। प्रैक्टिस जो है वो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है तो आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे ही ज्यादा ध्यान देना है। तो एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बता दूं कि आप ये देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे agrifair.in करके वेबसाइट है, ये हमारा ही वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट करके फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। या फिर अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ पढ़ना चाहते हैं, कोई मटेरियल देखना चाहते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, या आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। तो जो है मैक्सिमम स्कोर आपको बायोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्शन से ही उठेंगे ज्यादा स्कोर, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी है, इजी है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको नॉलेज होगा, ये थोड़ा इजी होता है एक स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बायो से पढ़ा है। जिन्होंने जिनका नॉन बायोलॉजी जिनका बैकग्राउंड है, वो केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम जान लेते हैं फाइनेंशियल आउटलुक और ग्रोथ के बारे में, ठीक है। एंट्री लेवल की अगर आप मान लो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो क्या पे स्केल हो सकता है, तो 4 से 8 जो है एलपीए तक पे स्केल होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता एंट्री लेवल पर, ठीक है। मिड लेवल की बात कर लेते हैं, 10 से 15 एलपीए हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, साइंटिस्ट की, या फिर प्राइवेट अगर ऐसी कंपनी आपको मिल जाती है, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिल जाती है, मतलब उस टाइप का, तो आपकी सैलरी इतनी होगी। सीनियर लेवल पे बात कर लेते हैं 20 एलपीए, और फॉरेन मतलब जो फॉरेन कंट्री में जाते हैं वहां पे और भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक क्वेट लिखा है, यू आर नॉट जस्ट ज्वाइनिंग अ कोर्स, यू आर ज्वाइनिंग द मिशन टू फीड द नेशन। ये इसलिए है इम्पोर्टेंट क्योंकि फार्मर्स का अगर तुलना किया जाए किसी भी सेक्टर में, किसी भी कोर्स से रिलेटेड आप अगर कंपेयर करेंगे कि एग्रीकल्चर वाले को, तो वहां पे एक चीज बीट होगा कि सब लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, सब लोग एक नया टूल के ऊपर बात करते हैं, नए मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ हमारा फल फूल सब्जियां उगाने तक बात नहीं करता है, कैसे कम जगह में ज्यादा पैदावार किया जा सकता है। क्योंकि फ्यूचर जो है एग्रीकल्चर है। थोड़ा देर के लिए आप एआई वगैरह को, थोड़ा देर के लिए आप टेक्नोलॉजी को भूल सकते हैं, लेकिन खाना को आप नहीं भूल सकते हैं। तो अगर आपके मन में, अगर आपके दिली इच्छा है कि आपको एग्रीकल्चर कोर्स ही करना है, अगर आपको नेचर से प्यार है, तो गुड टू गो, आप एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। अगर मेरे से कुछ आपको पर्सनली कुछ चाहिए, कुछ बुक्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको नॉलेज, तो उस पर प्लीज कमेंट करें, उस पर हम डिटेल में वीडियो लाएंगे। और एग्रीफेयर.in वेबसाइट को जरूर चेक करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने ठान लिया है कि बीएससी एग्रीकल्चर ही करना है, यानी कि एग्रीकल्चर में ही आपको आगे कैरियर बनाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर के हर एक अपडेट जो है इस चैनल पे मिला करेंगे, चाहे वो लेक्चर से रिलेटेड हो, चाहे किसी एग्जाम से रिलेटेड हो, हर एक जानकारी जो है यहाँ पे मिला करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।